गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की हमारी वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एज यू नो कि 7 मार्च को जो है सोशल साइंस का एग्जाम है, तो आपके लिए हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्लस साथ में उन एमसीक्यूज का एनालिसिस, ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है और इस वीडियो को जो है मिस ना करें। ये वीडियो जो है ब्रह्मास्त्र का काम करने वाली है आपके सोशल साइंस के एग्जाम के लिए। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। तो एमसीक्यू से शुरुआत करेंगे हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, द ट्रीटी ऑफ वियना वाज साइंड इन। ट्रीटी ऑफ वियना कब साइन की गई? द करेक्ट आंसर इज 1815। आपको पता होगा कि ट्रीटी ऑफ वियना जो है वो बैटल ऑफ वाटरलू का रिजल्ट है। बैटल ऑफ वाटरलू जो कि नेपोलियन की लास्ट फाइट थी, जिसमें नेपोलियन जो है हार गया था। और ये ट्रीटी जो है साइन हुई थी ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया के बीच में। इस ट्रीटी का पर्पस ये था कि दोबारा से जो है मोनार्की इस्टेब्लिश करी जा सके और ताकि फ्रांस जो है फर्दर अपने बॉर्डर्स को एक्सपेंड ना करे, इसलिए उसके आसपास जो है कई सारी स्टेट्स जो है लगा दी गई और दोबारा से कंजर्वेटिव ऑर्डर जो है इस्टेब्लिश किया गया। और इस ट्रीटी की खास बात यह है, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि ये ट्रीटी किसके द्वारा करवाई गई। द आंसर इज क्लेमेंस वॉन मेटरनिच। मेटरनिच जो कि ऑस्ट्रिया के स्टेट्समैन थे, इन्होंने ये ट्रीटी कराई थी। तो पहला क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, ट्रीटी ऑफ वियना के कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहला कि बर्बन डायनेस्टी दोबारा से फ्रांस में आ गई थी। सेकंड पॉइंट है कि अलग अलग स्टेट्स जो है फ्रांस की बाउंड्री पर लगा दी गई थी ताकि फ्रांस जो है दोबारा से एक्सपेंशन ना कर सके फ्यूचर में। और रशिया को भी कुछ न्यू टेरिटरीज मिली, जैसे कि सेक्सोनी, अभी दिखाएंगे उसको मैप में। ऑस्ट्रिया ने कंट्रोल गेन कर लिया नॉर्दर्न इटली पे, रशिया को पार्ट दिया गया पोलैंड का। रशिया गिवन द पोर्शन ऑफ सेक्सोनी इज अ प्लेस ऑन द नॉर्थ साइड ऑफ जर्मनी एज यू सी इन द मैप। मोनार्की गॉट रिस्टोर्ड, जैसा मैंने बताया बर्बन डायनेस्टी को जो है दोबारा से रिस्टोर कर दिया गया और कंजर्वेटिव ऑर्डर जो है दोबारा से आ गया। तो पेपर में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि बैटल ऑफ वाटरलू के बाद या ट्रीटी ऑफ वियना के बाद कौन सा ऑर्डर जो है दोबारा से रीस्टैब्लिश हुआ? द आंसर इज कंजर्वेटिव ऑर्डर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ। द मेन एम ऑफ द कांग्रेस ऑफ वियना वाज टू, मेन एम क्या था? प्रमोट डेमोक्रेसी, स्प्रेड नेशनलिज्म, रीस्टोर द मोनार्की, सपोर्ट लिबरलिज्म। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, रीस्टोर द मोनार्की, मोनार्की को दोबारा रिस्टोर करना चाहते थे, यानी कंजर्वेटिव ऑर्डर को जो है दोबारा से रिस्टोर करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु बिलीव दैट नेशंस आर फॉर्म्ड बाय शेयर्ड कल्चर एंड हिस्ट्री? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा किसका मानना था कि नेशंस जो है वो शेयर करते हैं सेम कल्चर और हिस्ट्री? बिस्मार्क, मेटरनिच, नेपोलियन और मजीनी। द करेक्ट आंसर इज मजीनी, जियुसिपे मजीनी, जिसके बारे में आपने शायद पढ़ा हो पहले भी। इटली रेवोल्यूशन के जो है मेन थे, इनका रोल जो रहा था यूनिफिकेशन में रहा था इटली की। एंड ही वॉज द मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बनरी। इनकी दो सीक्रेट सोसाइटी थी, एक यंग इटली और एक यंग यूरोप। ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। यंग इटली सीक्रेट सोसाइटी इन्होंने बनाई थी मर्सेलिस में, यंग यूरोप सोसाइटी बनाई थी इन्होंने बर्नी में। एंड हिज ओपोजिशन टू द मोनार्की, और ये भी मोनार्की को अपोज करते थे, यानी ये भी कंजर्वेटिव ऑर्डर के खिलाफ थे। इनका यह मानना था दैट नेशंस आर फॉर्म्ड बाय शेयर्ड कल्चर एंड हिस्ट्री। जियुसिपे मजीनी याद रखेंगे, इस तरह से याद रखेंगे। जियुसिपे, जुओं ने जो है सिप सिप करके इनके आगे के बाल जो है खत्म कर दिए, इससे नाम ध्यान पे रहेगा आपको। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु होस्टेड द कांग्रेस ऑफ वियना? या तो कांग्रेस ऑफ वियना पूछ सकता है या आपको इसकी जगह लिख सकता है ट्रीटी ऑफ वियना, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। ट्रीटी ऑफ वियना विच वाज द रिजल्ट ऑफ बैटल ऑफ वाटरलू, नेपोलियन की लास्ट वॉर। तो किसने होस्ट किया? अभी बताया था हमने, ऑस्ट्रिया ने। ठीक है, ध्यान पे रखेंगे ऑस्ट्रिया, और मैंने बताया ऑस्ट्रिया के स्टेट्समैन क्लेमेन वॉन मेटरनिच, जिनका नाम ध्यान पे रखेंगे, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इवेंट मार्क द बिगिनिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप? हमारे इस चैप्टर का नाम ही यही है, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ अ नेशन।
फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ही जो है नेशन का कंसेप्ट आया। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच इवेंट मार्क द बिगिनिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में नेशनलिज्म की बिगिनिंग वो कौन सा इवेंट है जिसके बाद हुई? द आंसर इज फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फीमेल एलिगरी ऑफ जर्मनी वाज नोन एज, जर्मनी की फीमेल एलिगरी का नाम क्या है? ध्यान रखेंगे जर्मनी की है तो उसका नाम है जर्मेनिया। फीमेल एलिगरी है, कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं जर्मेनिया के। जर्मेनिया इज द फीमेल एलिगरी, एज यू नो इट सिंबलाइज द यूनिटी, स्ट्रेंथ एंड हीरोइज्म, ऑफन डिपिक्टेड विद एन ऑक लीफ क्राउन। आप यहां देख सकते हैं कि इन्होंने जो है ये ऑक लीफ पहना हुआ है। तो कई बार क्या है कि जर्मेनिया के अटायर के ऊपर इन्होंने हाथ में जो स्वॉर्ड लिया हुआ है, पीछे से सन की रेज आ रही है, इसके ऊपर जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये हर एक जो ऑब्जेक्ट जर्मेनिया के पास है, इस एलिगरी के पास है, ये क्या सिग्निफाई करता है? तो सबसे पहला है ब्रोकन चेन। यहां पे आपको पिक्चर में नजर आ रहा होगा ब्रोकन चेन, यहां पे चेन टूटी हुई है। चेन टूटने का मतलब क्या होगा? आजाद हो जाना। तो ब्रोकन चेन का मतलब क्या है? बीइंग फ्रीड, याद रखेंगे। सेकंड पॉइंट है ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल। यहां पे आप देख सकते हैं ये प्लेट नजर आ रही है जिस पर ईगल बनी हुई है, तो ये किसका सिंबल है? इट्स अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ का सिंबल है। नेक्स्ट इज क्राउन ऑफ ओक लीव्स, ये क्राउन पहना हुआ है इन्होंने ओक लीव्स का, ये क्या शो कर रहा है? हीरोइज्म, ध्यान पे रखेंगे। नेक्स्ट इज स्वॉर्ड, ये तलवार ली हुई है, ये तलवार क्या शो कर रही है? रेडीनेस टू फाइट। उसके बाद है ओलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, इस स्वॉर्ड के आसपास जो है ये पत्ते नजर आ रहे होंगे आपको, ये पत्ते नजर आ रहे होंगे आपको, ये क्या? विलिंगनेस टू मेक पीस, यानी अगर तलवार के ऊपर पत्ते लगाए हुए हैं, फूल लगाए हुए हैं, इसका मतलब क्या है कि हम जो है शांति का प्रस्ताव के लिए भी इच्छुक हैं। उसके बाद है ब्लैक रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर, ये आप देख सकते हैं पीछे झंडा देख सकते हैं, ब्लैक रेड और गोल्डन, ब्लैक रेड और गोल्डन कलर का, ये क्या शो कर रहा है? इट्स अ फ्लैग ऑफ द लिबरल नेशनलिस्ट, ये ध्यान पे रखेंगे, लिबरल नेशनलिस्ट का जो है ये फ्लैग था। उसके बाद है रेज ऑफ द राइजिंग सन, यहां पे सन की रेज नजर आ रही है, ये पीछे इसके जर्मेनिया की बैक साइड पे, ये क्या शो कर रही है? रेज, यानी सूरज, सूरज जब उगा यानी नया दिन, तो न्यू एरा, इट्स अ बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। तो ये थे जर्मेनिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमें ध्यान पे रखने हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। आपने इसी चैप्टर के अंदर जो है एक और एलिगरी का नाम सुना होगा जिसका नाम है मेरियाने। जर्मेनिया थी फीमेल एलिगरी जर्मनी की, और मेरियाने जो है फीमेल एलिगरी है फ्रांस की। इसके बारे में भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं। मेरियाने वाज द फीमेल एलिगरी, मेरियाने वाज द फीमेल एलिगरी ऑफ फ्रांस, इट सिंबलाइजिंग, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड ये ध्यान रखना है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ये वर्ड आप भूले नहीं तो इसलिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद करवा देते हैं। आपको जो है ये वर्ड याद रखना है, फ्रेंच लीफ, फ्रेंच लीफ। तो फ्रांस, फ्रेंच से तो फ्रांस याद रहेगा, और एल स्टैंड्स फॉर लिबर्टी, ई स्टैंड्स फॉर इक्वालिटी एंड एफ स्टैंड्स फॉर फ्रेटर्निटी। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यही तीनों वर्ड्स जो हैं हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी हैं, जो कि हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हैं, याद रखेंगे। उसके बाद इट डिपिक्टेड विद सिंबल्स लाइक रेड कैप, आप देख सकते हैं मेरियाने की जो टोपी है वो रेड कैप है। जर्मेनिया के सिर पे जो थी वो ओक लीव्स थी, ध्यान रखेंगे। ट्राई कलर, 3 रंग का जो है झंडा है। एंड कॉकेड, कॉकेड कहते हैं ये बैज लगा हुआ है, ये टोपी के ऊपर जो है बैज लगा हुआ है। इट इज यूज्ड टू फोस्टर द नेशनल यूनिटी एंड आइडेंटिटी आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इट आल्सो अपेयरिंग ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प्स, ये कॉइन्स और स्टैम्प्स पे भी जो है इसकी पिक्चर देखने को मिली मेरियाने की। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। लिबरलिज्म इन द 19th सेंचुरी स्टूड फॉर, लिबरलिज्म का मतलब क्या है? लिबरलिज्म का मतलब है कि आपको जो है उदार हो जाना, यानी आपको जो है पुराने ऑर्डर से निजात पाना, यानी जो भी कंजर्वेटिव ऑर्डर है उसको खत्म करना है और आपकी सोच में जो है उदारपन आ जाए, इसको लिबरलिज्म कहते हैं। तो यहां पे गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट में जो है लिबरलिज्म का मतलब पूछा जा रहा है, तो क्या इसका मतलब सोशलिज्म है? नहीं। फ्रीडम एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ है, बिल्कुल सही जवाब। एब्सोल्यूट मोनार्की तो है ही नहीं, क्योंकि मोनार्की के खिलाफ, मोनार्की किसका
कौन सपोर्ट करता है? जो कंजर्वेटिव ऑर्डर का होगा। डिक्टेटरशिप भी वही सपोर्ट करेगा जो कंजर्वेटिव ऑर्डर का होगा। तो इट्स करेक्ट आंसर इज सी। तो देख सकते हैं हम, लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है? टू बी फ्री। लिबर मींस फ्री। तो लिबरलिज्म का मतलब क्या क्या हो सकता है? फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स का फ्रीडम, उसके अलावा प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट जो होनी चाहिए इट इज बाय कंसेंट, एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लेरिकल प्रिविलेजेस, एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लेरिकल प्रिविलेजेस, एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इक्वेलिटी बिफोर लॉ, कानून की नजर में सभी एक समान है। ये हुआ लिबरलिज्म का मतलब। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द आर्किटेक्ट ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना वाज, अभी हमने डिस्कस किया, द करेक्ट आंसर इज क्लेमेन वॉन मेटरनिच। द करेक्ट आंसर इज बी। ट्रीटी ऑफ वियना का आर्किटेक्ट कौन था? मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले, ऑस्ट्रिया के स्टेट्समैन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनलिज्म इन यूरोप अल्टीमेटली लेड टू। नेशनलिज्म जो यूरोप में राष्ट्रवाद जो है जो चला, उससे क्या हुआ? शांति हुई, पीस हुआ, डेमोक्रेसी सब जगह हो गई, फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स, नए राष्ट्र बने, या कलोनियलिज्म फैला? द करेक्ट आंसर इज बी, क्योंकि चैप्टर का नाम ही यही है, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ अ नेशन, कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ही जो है आइडिया आया नेशन बनने का। तो अलग अलग राष्ट्र जो है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद कई सारे रेवोल्यूशन हुए, जिसके बाद अलग अलग नेशंस जो है उनकी फॉर्मेशन हुई। द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अपोज द नेशनलिस्ट मूवमेंट? नेशनलिस्ट मूवमेंट को अपोज कौन कर रहा था? जाहिर सी बात है, लिबरल्स तो नहीं कर रहे थे। लिबरल्स जो है नेशनलिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। इवन पीजेंट्स आल्सो सपोर्ट द नेशनलिस्ट मूवमेंट, वर्कर्स आल्सो सपोर्ट द नेशनलिस्ट मूवमेंट। क्वेश्चन का कह रहा है हु अपोज द नेशनलिस्ट मूवमेंट? द करेक्ट आंसर इज कंजर्वेटिव, क्योंकि हमने बताया कि कंजर्वेटिव जो है वो ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल सोशल ऑर्डर को जो है फेवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जैसा कि लिखा भी हुआ है यहां पे, कंजर्वेटिव्स इन पोस्ट 1815। पोस्ट 1815 यानी कि ट्रीटी ऑफ वियना के बाद, ट्रीटी ऑफ वियना के बाद दे एम टू प्रिजर्व द ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक मोनार्की। वो मोनार्की को सपोर्ट करते थे, चर्च को सपोर्ट करते थे, सोशल हेरारकीज को सपोर्ट करते थे। आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा सोशल हेरारकी, स्टेट 1, स्टेट 2, थर्ड स्टेट, ये पढ़ा होगा आपने, इसको सोशल हेरारकीज कहते हैं। ओके, एंड लैंडेड अरिस्टोक्रेसी, वो कह रहे हैं कि इसको सभी को सपोर्ट करते थे। एंड फॉलोइंग नेपोलियंस डिफीट, नेपोलियन की जब हार हुई, नेपोलियन की हार कब हुई? बैटल ऑफ वाटरलू, जून 1815, याद रखना है आपने ये तारीख। दे एडवोकेटेड फॉर ग्रेजुअल चेंज, याद रखना कि जो कंजर्वेटिव है वो ग्रेजुअल चेंज चाहेंगे, फटाफट चेंज नहीं चाहेंगे। ग्रेजुअल चेंज, स्टेबिलिटी एंड रिस्टोरेशन ऑफ प्री रेवोल्यूशनरी सोशल ऑर्डर, एंड ऑफन इंप्लीमेंटिंग स्ट्रिक्ट सेंसरशिप टू सप्रेस द लिबरल आइडियाज। और वो चाहेंगे कि लिबरल आइडियाज को जो है सप्रेस किया जाए, क्योंकि कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव सोच है। ओके, तकियानूसी वाली सोच है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द हैब्सबर्ग एम्पायर रूल्ड ओवर। हैब्सबर्ग एम्पायर किस देश के ऊपर जो है रूल करता था? द करेक्ट आंसर इज ऑस्ट्रिया हंगरी। याद रखना आपने, हैब्सबर्ग एम्पायर जो है किसको रूल करता था? ऑस्ट्रिया हंगरी को। हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। हैब्सबर्ग एम्पायर विच वाज आल्सो नोन एज ऑस्ट्रिया हंगरी, इट रूल्ड ओवर अ वास्ट डाइवर्स कलेक्शन ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन टेरिटरीज। और इसमें आज के जो मॉडर्न डे के ऑस्ट्रिया हंगरी, बोहेमिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, ट्रांसिल्वेनिया, ये सब देश भी जो थे उस समय हैब्सबर्ग एम्पायर के अंदर आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेपोलियन वाज फाइनली डिफीटेड एट, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इन द बैटल ऑफ वाटरलू। नेपोलियन की लास्ट बैटल थी जून 1815, आपने याद रखनी है ये तारीख। ये कुछ फैक्ट्स बताए हुए हैं इस बैटल से रिलेटेड, बैटल ऑफ वाटरलू से रिलेटेड। इस बैटल के बाद जो है, यहां पे शायद आपको नजर नहीं आ रहा होगा, आपको बता देते हैं, इस बैटल के बाद जो है नेपोलियन जो है भागकर अमेरिका चला गया था और अमेरिका में छिपा रहा, और फिर वहां से उसको पकड़ा गया और उसको जो है सेंट हेलिना नाम के आइलैंड पे छोड़ दिया गया। फिर 51 साल की उम्र में जो है नेपोलियन की डेथ होगी। तो ये जो है बैटल ऑफ वाटरलू, हमने आपको बताया था कि एक तरफ जो थे नेपोलियन थे, दूसरी तरफ ब्रिटेन था, प्रशिया था,
रशिया था और ऑस्ट्रिया था। तो 4 देश वर्सेस नेपोलियन। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द ट्राई कलर फ्लैग वॉज फर्स्ट यूज बाय, 3 रंग का झंडा दुनिया में सबसे पहले किसने यूज किया? द करेक्ट आंसर इज फ्रांस। आप सोशल साइंस की हिस्ट्री की किताब खोलेंगे, पहले चैप्टर में ही ये पहले या दूसरे पेज पर लिखा हुआ है, मेजर्स अडॉप्टेड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशनरी टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिविटी। तो उसमें एक मेजर आता है फ्रांस अडॉप्टेड अ ट्राई कलर फ्लैग। तो करेक्ट आंसर इज फ्रांस। ये मेजर्स भी हमने डिस्कस किए हुए हैं यहां पे। मेजर्स टेकन बाय द रेवोल्यूशनरी टू क्रिएट अ सेंस ऑफ नेशनल बिलोंगिंग या टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिविटी, आपने शायद डिस्कस किए होंगे पहले भी। पहला मेजर था अबॉलिशन ऑफ इंटरनल कस्टम ड्यूटीज, यहां ड्यूटीज आएगा, ड्यूटीज, अबॉलिशन ऑफ इंटरनल कस्टम ड्यूटीज। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज जो है अबॉलिश की गई। दूसरा है फ्रेंच लैंग्वेज जो है एक अडॉप्ट की गई, रीजनल डायलेक्ट्स को जो है डिस्करेज किया गया ताकि फ्रांस के लोगों में यूनिटी आ सके। द आइडिया ऑफ ला पात्रे एंड ला सितोयन, सबसे पहला मेजर, ला पात्रे मींस फादरलैंड, ली सितोयन मींस सिटीजन। जैसे हमारे यहां पे इंडिया में मातृभूमि का कंसेप्ट है, फ्रांस में जो है फादरलैंड का कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है अडॉप्ट किया गया। न्यू एस्टेट जनरल जो है अडॉप्ट किया गया, यानी इसको रिप्लेस किया गया रॉयल स्टैंडर्ड से। न्यू एस्टेट रॉयल स्टैंडर्ड से जो है इसको रिप्लेस किया गया। न्यू फ्रेंच ट्राई कलर फ्लैग वाज अडॉप्टेड, 3 रंग का झंडा जो है अडॉप्ट किया गया। हाइम्स, ओथ्स एंड मार्टियर्स ऑल वर कमेमोरेटेड, ऑल इन द नेम ऑफ अ नेशन, ताकि यूनिटी बनी रहे फ्रांस में। उसके बाद नेक्स्ट है, जैसा कि लिखा भी हुआ है फ्रांस के फ्लैग के बारे में, ट्राई कलर फ्लैग, ब्लू व्हाइट एंड रेड स्ट्रिप्स, ये सिंबलाइज करते हैं लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को। यही वो 3 वर्ड्स है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनलिस्ट आइडियाज वर स्प्रेड थ्रू, नेशनलिस्ट आइडियाज जो है किस तरह से फैलाए जाते हैं? सिंबल से, फ्लैग से, सॉन्ग से या सभी से? द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। सभी को यूज करना होता है तभी जो है नेशनलिस्ट आइडियाज फैलते हैं। हम लोगों ने नेशनलिज्म इन इंडिया सेकंड चैप्टर में भी ये डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि यही तीनों चीजें जो है ये किसको प्रमोट करती है? रोमांटिसिज्म को, जिसके बारे में हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाज फेल्ड बिकॉज, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो है फेल क्यों हो गई? जो कि जर्मनी में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट थी जिसमें 800 लोग आए थे, फेल क्यों हो गई थी? पहला, लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम वुमेन, नो। ओपोजिशन फ्रॉम मोनार्की, यस, द करेक्ट आंसर इज ओपोजिशन फ्रॉम मोनार्की। मोनार्क्स नहीं चाहते थे, राजा नहीं चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बने, या उनकी जो पावर है दैट वुड बी लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट्स व्हाई मोनार्की अपोज द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। एज यू सी in the explanation, opposition from monarchy, the Frankfurt Parliament was called to discuss the reforms and attempt to draft a constitution for a unified Germany. फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बुलाई इसलिए गई थी ताकि जर्मनी का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, और राजा नहीं चाहते थे कि हमारी पावर को लिमिटेड किया जा सके कॉन्स्टिट्यूशन से। द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फेल्ड बिकॉज इट फेसिंग ऑपोजिशन फ्रॉम द मोनार्क्स। जो भी पॉइंट्स हम लोगों ने हाईलाइट किए हुए हैं, प्लीज आप उन पॉइंट्स को ध्यान रखिए। And the military and opposition from monarchs and the military, and was crippled by internal divisions among the liberal and radical delegates. आखिरी में जाते जाते जो है लिबरल और रेडिकल डेलीगेट्स के बीच में जो है क्लैशेस हुए, जिसकी वजह से फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो है वो फ्रूटिफाई नहीं हो सकी, इसका कुछ रिजल्ट नहीं निकल सका। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, ये आप पिक्चर देख सकते हैं। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के ऊपर जो है यहाँ पे किसकी पिक्चर लगी हुई है, किसकी लगी हुई है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रूल्ड द यूनिफाइड जर्मनी, जर्मनी को किसने रूल किया? यूनिफाइड जर्मनी की बात हो रही है यहां पे। चांसलर, केजर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। द करेक्ट आंसर इज केजर। केजर का मतलब है एम्परर। यहां पे देख सकते हैं आप, यूनिफाइड जर्मनी फॉर्म्ड इन 1871, ये तारीख ध्यान पे रखेंगे, 1871 एज द जर्मन एम्पायर, इट वाज रूल्ड बाय द किंग विल्हेम। ये किंग का नाम जरूर ध्यान पे रखना है हमने, ऑफ प्रशिया। आपको पता ही होगा कि जर्मनी का नाम जो है प्रशिया था पहले, प्रशियन एम्पायर भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिबरल नेशनलिज्म सपोर्टेड। लिबरल नेशनलिज्म किसको सपोर्ट करता है? अभी हमने लिबरल्स के जो है पॉइंट्स डिस्कस किए थे लिबरलिज्म के। तो पहला क्वेश्चन है प्रिविलेजेस फॉर एलाइट्स
एंड ऑफ मोनार्की, डिक्टेटरशिप या कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट? द करेक्ट आंसर इज एंड ऑफ मोनार्की, मोनार्की का एंड हो जाना। यहां पे आप देख सकते हो क्या क्या चीजें हैं, लिबरलिज्म के क्या क्या पॉइंट्स हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे। फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, क्योंकि लिबर शब्द का मतलब ही है फ्री और लिबरलिज्म का मतलब होता है फ्रीडम, आजादी। इक्वलिटी बिफोर लॉ, एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी और मोनार्की कह सकते हैं आप। ओके, गवर्नमेंट होगी बाय कंसेंट, एंड ऑफ क्लरिकल प्रिविलेजेस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। ओके, फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, अबॉलिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल्स, किसी भी तरह के गुड्स पर जो है किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंजर्वेटिव रिजाइम्स जो है किस में बिलीव करते थे? डेमोक्रेसी में, इक्वालिटी में, मोनार्की में, सोशलिज्म में? बहुत ही इजी है, मोनार्की में बिलीव करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्कन नेशनलिज्म वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय, बल्कन नेशनलिज्म वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बल्कन पेनिनसुला के बारे में आपने डिस्कस सुना हो शायद आपने, टर्की वाले एरिया जो है उसको बल्कन पेनिनसुला कहते हैं, अभी हम लोग आपको मैप में दिखाएंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि बल्कन नेशनलिज्म इन्फ्लुएंस किसकी वजह से हुआ था? द करेक्ट आंसर इज रोमांटिसिज्म। अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में रोमांटिसिज्म क्या होता है। तो पहले तो बल्कन नेशनलिज्म के बारे में देख सकते हैं आप लोग, ये मैप में देख सकते हैं। बल्कन, ये टर्की वाला एरिया जो है और ग्रीस वाला एरिया, अल्बानिया, मोंटेग्रो, क्रोएशिया, ये वाला एरिया जो है इसको बल्कन पेनिनसुला कहते हैं। पेनिनसुला की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी क्लास 9th में। ऐसा एरिया जो तीन तरफ पानी से घिरा हुआ, आप यहां देख सकते हैं, यहां पे एड्रियाटिक सी है, यहां पे एजियन सी है और यहां पे ब्लैक सी है और चौथी तरफ इसके लैंड है। तो पेनिनसुला उसको कहते हैं जिसके तीन तरफ पानी हो और चौथी तरफ लैंड। तो बल्कन nationalism was significantly influenced by romanticism and Balkans belong mainly to the Ottoman Empire। ये हम लोगों ने क्लास 10th के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया में भी पढ़ा हुआ है, ऑटोमन एम्पायर, जिससे रिलेटेड है हमारी खिलाफत मूवमेंट, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। The ideas of romantic nationalism combined with the disintegration of Ottoman Empire made a region a volatile and a explosive area of tension which eventually led to the फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसी की वजह से जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है हुई हमारी। तो बल्कन नेशनलिज्म याद रखेंगे किसके द्वारा इंफ्लुएंस हुआ? द करेक्ट आंसर इज रोमांटिसिज्म। ओके, अब रोमांटिसिज्म क्या है? बड़ी देर से बात हो रही है सर रोमांटिसिज्म की, रोमांटिसिज्म का मतलब रोमांस है क्या नहीं है? तो रोमांस का मतलब ही क्या होता है? एक इमोशन, रोमांस इज एन इमोशन। सिमिलरली रोमांटिसिज्म का मतलब है कि आपको एक इमोशन पैदा करना है। अब इमोशन कैसे पैदा कर सकते हैं? या गानों की मदद से या कोई कहानी की मदद से आप एक इमोशन जनरेट कर सकते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है रोमांटिसिज्म मूवमेंट में किस पे इंफेसाइज किया गया? इमोशन पे इंफेसाइज किया गया। ये आपने ध्यान पे रखने हैं। इमेजिनेशन पे फोकस किया गया, इंफेसाइज किया गया, और इंट्यूशन पे। इट सेलिब्रेटिंग द डाइवर्सिटी, uniqueness and beauty, glorifying the past, legends and myth, idealizing the heroes, martyrs and rebels, inspiring the people to love and respect for the nation। यहां पे रोमांटिसिज्म में रोमांस किसके लिए, किसकी बात की जा रही है? नेशन के प्रति आपका लव हो, आपके लिए रिस्पेक्ट हो, आप जो है डाइवर्सिटी को जो है रिस्पेक्ट करें, आप पास्ट को जो है ग्लोरीफाई करें, मार्टियर्स को ग्लोरीफाई, मिथ्स जो भी हैं, जो भी हमारे आइडियल्स हैं, जो भी हमारे हीरोज हैं, उनको जो है ग्लोरीफाई किया जाए। रोमांटिसिज्म मूवमेंट यही कहती है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। बल्कन्स मेनली बिलोंग टू द, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ऑटोमन एम्पायर। बल्कन्स जो है ऑटोमन एम्पायर को बिलोंग करते थे। ओके, विच कंट्री वॉज नोन एज द प्रिजन ऑफ नेशन? कौन से देश को प्रिजन ऑफ नेशन कहा जाता है कि कई सारे नेशंस का जो है ये जेल है? कौन सा कंट्री? जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन या ऑस्ट्रिया हंगरी? द करेक्ट आंसर इज ऑस्ट्रिया हंगरी। ऑस्ट्रिया हंगरी, जिसको कौन से एम्पायर ने रूल किया था? हैब्सबर्ग एम्पायर। याद रखेंगे। क्यों कहा जाता था इसे प्रिजन ऑफ नेशन? आइए जानते हैं। क्योंकि यहां पे जो है मल्टी एथनिक एम्पायर, जहां पे अलग अलग लोग रहते थे, जैसे कि जर्मन्स भी यहीं पे रह रहे हैं, हंगेरियंस भी, चेक्स भी, पोल्स भी, क्रोश भी, सर्ब्स, इटालियंस, ये सभी जो है ऑस्ट्रिया हंगरी में रह रहे हैं। एंड दे लिव्ड अंडर वन हैब्सबर्ग एम्पायर, बट वेरियस ग्रुप्स इंक्रीजिंगली डिजायर्ड सेल्फ रूल।
मैंने बताया जैसे ही फ्रांस में क्रांति आई, सभी लोगों को लगा कि यार हमें भी क्रांति लानी चाहिए, हमें भी अपना अलग से नेशन बनाना चाहिए। तो सभी क्या चाह रहे थे? सेल्फ रूल एंड इंडिपेंडेंस, विच लीडिंग टू द कांस्टेंट पॉलिटिकल टेंशन एंड फ्यूलिंग नेशनलिस्ट मूवमेंट। इसी की वजह से वहां पे भी कौन सी मूवमेंट हुई? नेशनलिस्ट मूवमेंट। नेशनलिस्ट मूवमेंट का मतलब क्या है? ऐसी मूवमेंट जो कि नेशन की फॉर्मेशन के लिए की जा रही है। ओके, दैट अल्टीमेटली कंट्रीब्यूटेड टू द एम्पायर्स कलेप्स, और इसी के बाद जो है एम्पायर का कलेप्स हो। कौन से एम्पायर का? हैब्सबर्ग एम्पायर का, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है कब से कब तक हुआ था। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु बिकेम द किंग ऑफ यूनिफाइड इटली? इटली का किंग जो है कौन बना? यूनिफाइड इटली की बात हो रही है। द करेक्ट आंसर इज विक्टर इमैनुअल सेकंड। ध्यान पे रखना है आपने, विक्टर इमैनुअल सेकंड। द फर्स्ट किंग ऑफ यूनिफाइड इटली वाज विक्टर इमैनुअल सेकंड, हु वाज प्रोक्लेम्ड किंग इन 1861 आफ्टर लीडिंग द किंगडम ऑफ सार्डिनिया पीडमाउंट इन द मूवमेंट फॉर इटालियन यूनिफिकेशन। आप यहां मैप में देख सकते हैं, इटली जो था वो डिवाइड था 1815 में 7 स्टेट्स में। 7 स्टेट्स है, आगे डिस्कस भी किया होगा इनके बारे में, अभी हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहां बता रखा है आपको, इटली जो है यूनिफिकेशन से पहले कितनी स्टेट्स में डिवाइड था? 7। किंगडम ऑफ 2 सिकलीज ये 1 हो गया, पेपल स्टेट्स ये 2nd हो गया, 3rd वेनेजिया हो गया, 4th जो है ये सार्डिनिया पीडमाउंट, ये एक ही है, सार्डिनिया पीडमाउंट 4th, पार्मा और मोडेना ये हो गए 5, ये 6 और ये मिलन 7। टोटल जो था डिवाइड था 7 स्टेट्स में। याद रखेंगे हम लोग, इटली यूनिफिकेशन से पहले 7 स्टेट्स में डिवाइड था। ओके, हु लेड द रेड शर्ट्स? रेड शर्ट मूवमेंट किसने चलाई? ये क्वेश्चन आ सकता है। द करेक्ट आंसर इज ज्यूसिपे गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी का नाम ध्यान पे रखेंगे, रेड शर्ट्स मूवमेंट चलाई थी इन्होंने। द लैंडिंग ऑफ ज्यूसिपे गैरिबाल्डी, गैरिबाल्डी इज फेमस thousands red shirt in Sicily. Sicily was the name of island. Okay, provoked an uprising that continued the process of Italian unification, begun by Count Cavour and elevated Garibaldi's own status in the movement. ये आप देख सकते हैं, गैरिबाल्डी लाल रंग की कमीज पहनी हुई है। ये मूवमेंट चलाई गई थी, इन्होंने 1000 लाल कमीज वाले लोगों को बुलाया इकट्ठा करने के लिए। ये तब मूवमेंट चलाई गई जब इन्होंने इटली की यूनिफिकेशन का प्रोसेस जो है शुरू किया गया काउंट केवर के द्वारा। ओके, ये देख सकते हैं आप पिक्चर में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सार्डिनिया पीडमाउंट वाज, पीएम का नाम क्या था? गैरिबाल्डी, नेपोलियन, मजीनी और केवर। वेरी इजी क्वेश्चन, केवर, कैमिलो बेंसो दी केवर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ सार्डिनिया। सार्डिनिया पीडमाउंट जो कि अभी आपको दिखाया था हमने मैप में, ये आप नीचे देख सकते हैं, सार्डिनिया पीडमाउंट, सार्डिनिया पीडमाउंट ये इकट्ठा है, सार्डिनिया पीडमाउंट। Okay, Count Cavour was the PM of Sardinia Piedmont. Okay, next question is, Italy was divided into, अभी बताया हमने आपको 7 states. Italy was divided into 7 states. देख सकते हैं, ये नाम ध्यान पे रख सकते हैं, सार्डिनिया पीडमाउंट, लोम्बार्डी, वेनेशिया, पेपल स्टेट्स, किंगडम ऑफ 2 सिकलीज, टस्कैनी, मोडेना एंड पर्मा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इटली की कौन सी स्टेट जो है सबसे पहले जो है आजाद हुई। आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है, सीक्वेंस वाइज बताना है कि पहले कौन सी स्टेट आजाद हुई फिर कौन सी स्टेट। ठीक है, सीक्वेंस में बताना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द जर्मन यूनिफिकेशन वाज अचीव थ्रू, जर्मन की यूनिफिकेशन कैसे हुई? डेमोक्रेसी से हुई, डिप्लोमेसी ओनली, इलेक्शन से या वॉर से? वेरी सिंपल आंसर, वॉर से हुई जर्मन की यूनिफिकेशन। ओके, और हु वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन? द करेक्ट आंसर इज ओटोमन बिस्मार्क। एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, किस इंडियन नेशनलिस्ट को, किस इंडियन फ्रीडम फाइटर को जो है इंडिया का ओटोमन बिस्मार्क कहा जाता है, इंडिया का बिस्मार्क कहा जाता है? आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, तो ओटोमन बिस्मार्क जो थे वो प्रशिया के सीएम थे, चीफ मिनिस्टर थे, आर्किटेक्ट थे। प्रशिया का मतलब क्या है यहाँ पे? जर्मनी। ओके, ध्यान पे रखना। यूनिफाइड जर्मनी थ्रू ब्लड एंड आयरन, इन्होंने कौन सी पॉलिसी अपनाई? ब्लड एंड आयरन की, जिसको वॉरफेयर एंड फोर्स रेदर देन डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी नहीं, इन्होंने कहा डंडे के जोर पे ही जो है यूनिफाई किया जाएगा। देख सकते हैं आप इनको।
लीडिंग प्रशिया इन 3 वॉर्स अगेंस्ट डेनमार्क, ऑस्ट्रिया एंड फ्रांस। 3 जो है युद्ध छिड़े, डेनमार्क के खिलाफ, ऑस्ट्रिया के खिलाफ, फ्रांस के खिलाफ, टू एलिमिनेट ऑस्ट्रियन इन्फ्लुएंस एंड यूनाइट जर्मन स्टेट्स अंडर द प्रशियन रूल। और किंग विलियम जो है वो इसके राजा बने 1871 में, 1871। याद रखना, जर्मनी का यूनिफिकेशन प्रोसेस कब खत्म हुआ? 1871 में। ओके, हु यूनिफाइड द जर्मनी? अभी बताया, ओटो वन बिस्मार्क। पोलैंड वॉज डिवाइडेड बिटवीन, पोलैंड किन 3 देशों में डिवाइड था? द करेक्ट आंसर इज ऑस्ट्रिया, प्रशिया एंड रशिया। ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। पोलैंड वॉज डिवाइडेड बिटवीन ऑस्ट्रिया, प्रशिया एंड रशिया। आप ये मैप में भी देख सकते हैं, यहां पे ये पोलैंड है, ये प्रशिया हो गया, ये ऑस्ट्रिया हो गया, ये रशिया। इन 3 देशों में जो है ये पोलैंड जो है डिवाइडेड था। ठीक है, 3 पार्टीशन 1772, 1793, 1795, which ultimately erased the Poland from the map of Europe for a century। भैया 100 साल तक पोलैंड का नामो निशान नहीं था नक्शे पे। इन तीनों ने खत्म कर दिया था। किन्होंने? ऑस्ट्रिया, प्रशिया और रशिया। आगे चलते हैं। विच लैंग्वेज प्लेड अ की रोल इन पॉलिश नेशनलिज्म? पॉलिश का मतलब पोलैंड की बात हो रही है, तो कौन सी भाषा, पोलैंड में कौन सी भाषा बोली जाती है? पॉलिश लैंग्वेज, वेरी सिंपल। ओके, हु कलेक्टेड द जर्मन फोकटेल्स? जर्मन फोकटेल्स जो है किसने कलेक्ट की? जर्मन से जर्मेनिया, जर्मन से ग्रिम ब्रदर्स। याद रखेंगे हम लोग, ग्रिम ब्रदर्स जो है इसका करेक्ट आंसर है। जर्मन की फोकटेल्स ये थे ग्रिम ब्रदर्स, जिन्होंने जर्मन की फोकटेल्स जो है कलेक्ट की। ग्रिम ब्रदर्स, जिनका एक का नाम था जैकोब, एक का नाम था विल्हेम। दे हाईलाइटेड फॉर देयर रोल इन फोस्टरिंग द जर्मन नेशनल आइडेंटिटी। याद रखेंगे, थ्रू कल्चर दे कलेक्टेड एंड पब्लिश ट्रेडिशनल फोकटेल्स। वो ट्रेडिशनल फोकटेल्स को जो है कलेक्ट करते थे टू प्रिजर्व अ प्योर जर्मन स्पिरिट, ताकि जो जर्मनी की जो स्पिरिट है, जो आत्मा है, वो ना खत्म हो पाए। बाय प्रमोटिंग दीज स्टोरीज दे सोट टू बिल्ड अ शेयर्ड नेशनल कॉन्शियसनेस एंड प्राइड इन जर्मन हेरिटेज, ताकि जर्मनी की धरोहर पे जो है लोगों को प्राउड फील हो। ये उद्देश्य था ग्रिम ब्रदर्स का, जिनका नाम था जैकोब और विल्हेम। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रोमांटिसिज्म किस पे एम्फेसाइज करता है? अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। तो रोमांटिसिज्म किस पे एम्फेसाइज करता है? अभी डिस्कस किया, इमोशंस एंड फीलिंग्स पे। ओके, अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस कर चुके थे हम ऑलरेडी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिफॉर्म वाज नॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय द नेपोलियनिक कोड? नेपोलियनिक कोड जो कि ध्यान पे हो आपको 1804, जिसको हम लोग सिविल कोड ऑफ 1804 भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसमें क्या नहीं था? इक्वलिटी बिफोर लॉ था, ओके, राइट टू प्रॉपर्टी था, अबॉलिशन ऑफ फ्यूडल प्रिविलेजेस भी था, यूनिवर्सल वोटिंग राइट्स नहीं थे। ध्यान पे रखिएगा, यूनिवर्सल वोटिंग राइट्स नहीं थे। नेपोलियनिक कोड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जैसे लिखा हुआ है, इट डिड अवे विद द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, क्योंकि फ्रांस में जो है क्लर्जी और नोबल्स को जो है प्रिविलेजेस मिली हुई थी ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। उसके बाद इसने ये खत्म कर दिया, नेपोलियन ने। सेकंड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वाज इंप्रूव्ड, established the equality before law, guild restrictions were removed, right to property was given by the Napoleon, and abolition of feudal system, serfdom and manorial dues। आपने जो है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है manorial dues का मतलब क्या है और serfdom का मतलब क्या है। देखते हैं किसका, जिसका कमेंट सही होगा उसको जो है उसका नाम लिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अगला क्वेश्चन, नेपोलियनिक कोड कब इंट्रोड्यूस हुआ? 1804 में। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। चूज द करेक्ट नेशनैलिटी ऑफ द आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरो। फ्रेडरिक सोरो की नेशनैलिटी क्या थी? फ्रेडरिक सोरो आपने पढ़ा ही होगा, इनका यूटोपियन विजन पहला, हिस्ट्री का पहला पन्ना जिसके ऊपर एक पेंटिंग बनाई हुई है। तो फ्रेडरिक सोरो जो थे एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, ध्यान पे रखेंगे। ये ही इनकी पेंटिंग, इन्हीं की पेंटिंग की बात हो रही थी। इस पेंटिंग के ऊपर भी जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो इस पेंटिंग के की एलिमेंट्स क्या है ये हम ध्यान पे रखेंगे। एक तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जैसा आपको नजर आ रहा है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी 1848 में पेंटिंग बनी थी, ठीक है, और 1876 में जाके जो है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका में आया था, ध्यान पे रखेंगे। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, इसमें ध्यान पे रखना है, इन्होंने हाथ में क्या होल्ड किया हुआ है? टॉर्च ऑफ इनलाइटनमेंट और चार्टर राइट्स
हाथ में एक किताब इन वन हैंड एंड द चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन इन द अदर, रिप्रेजेंटिंग फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। प्रोसेशन, प्रोसेशन मतलब ये जो जुलूस निकल आ रहा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अ लॉन्ग ट्रेन ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट नेशंस, क्योंकि इन सभी ने अलग अलग झंडे पकड़े हुए हैं, अलग अलग देशों के लोगों ने अपने अपने झंडे पकड़े हुए हैं, आइडेंटिफाइबल बाय देयर यूनिक नेशनल कॉस्ट्यूम्स एंड फ्लैग्स, मार्चिंग टुगेदर इन द स्पिरिट ऑफ यूनिटी। उसके बाद शैटर्ड एब्सोल्यूटिज्म, यहां पे आप देख सकते हो किसी राजा का मुकुट गिरा हुआ है, किसी राजा का हार गिरा हुआ है, इसको कहते हैं हम शैटर्ड एब्सोल्यूटिज्म। इन द फोरग्राउंड द शैटर्ड, शैटर्ड मतलब बिखरे हुए जमीन पे, रिमेन्स ऑफ सिंबल्स रिप्रेजेंटिंग मोनारिकल एंड एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस लाई ऑन द ग्राउंड, सिग्नलिंग द एंड ऑफ टायरनी, कि अब क्रूरता का जो है वो सर्वनाश हो चुका है। सेलेस्टियल ऑब्जर्वर, सेलेस्टियल मतलब कि यहाँ पे सेलेस्टियल, ये देख सकते हो आप, जीसस क्राइस्ट खड़े हैं, यहाँ पे एंजल्स हैं, कई सारे सेंट्स हैं कुछ यहाँ पे ऊपर। ओके, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये हेवन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिंबलाइजिंग द फ्रेटर्निटी, भाईचारे को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। एंड द लास्ट वन इज यूटोपियन विजन, जो कि फ्रेडरिक सूरो का जो है एक विजन था, एक मन घड़ंत एक विजन था, इमेजिनेशन थी, और ऐसी इमेजिनेशन, ऐसी आइडियलिस्टिक इमेजिनेशन जो कि एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ओके ओके, नेक्स्ट है बट पिक आउट द करेक्ट डेफिनेशन टू डिफाइन द टर्म प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट का मतलब क्या होता है? प्लेबिसाइट का मतलब होता है डायरेक्ट वोट। ठीक है, प्लेबिसाइट का डायरेक्ट, अब यहां आप देख रहे होंगे कि सारी जगह लिखा है प्लेबिसाइट इज डायरेक्ट वोट, डायरेक्ट वोट, डायरेक्ट वोट, डायरेक्ट वोट। अब क्या इसका आंसर होगा? तो डायरेक्ट वोट जिसमें सभी लोग शामिल हो। तो पहले में ओनली फीमेल मेंबर, तो ये इनकरेक्ट हो गया, फीमेल मेंबर ये इनकरेक्ट हो गया। ओनली अ चूजन फ्यू, याद रखना जिस भी क्वेश्चन में ओनली आएगा ना, उस क्वेश्चन के गलत होने के ज्यादा, उस ऑप्शन के गलत होने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। ठीक है, और इसमें लिखा है ऑल द सिटीजन, जिसमें सभी सिटीजन आएंगे, प्लेबिसाइट उसी को कहते हैं, सभी सिटीजन को अधिकार मिलेगा वोट करने का। प्लेबिसाइट इज अ डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल सिटीजन ऑफ अ रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल। आपको एक एग्जांपल देते हैं, जब इंडिया आजाद हुआ तब बंगाल का जो ईस्ट एरिया था, यानी ईस्ट बंगाल था, वहां पे जो है प्लेबिसाइट करवाया गया कि आपको भारत के साथ